हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे सब एरिकनॉइड हेमरेज के बारे में। तो सब एरिकनॉइड का हेमरेज का मतलब समझो कि एरिकनॉइड स्पेस के अंदर जो पहले क्या होता था, स्कल बोन्स थी, फिर क्या था DAP ड्यूरामेटर, फिर आता था एरिकनॉइड, फिर आता है पायामेटर। तो एरिकनॉइड के अंदर जो था उसके जस्ट नीचे उसी को क्या कहते हैं, सब एरिकनॉइड स्पेस, राइट। तो ये एक चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक। तो इसके सब एरिकनॉइड हेमरेज के कारण क्या क्या हो सकते हैं। हेड ट्रॉमा हो सकता है, कॉमनेस्ट कॉज। यहाँ पे अगर कोई बंदे को हेड ट्रॉमा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में भी देखते थे। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है उसके साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ लें। रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म, एक बेरी एन्यूरिज्म होता है, ठीक है ना, उसका अगर रप्चर हो जाए तो वो भी क्या कर सकता है, सब एरिकनॉइड हेमरेज करा सकता है। ये एक चीज़ कैरेक्टरिस्टिक है बेरी एन्यूरिज्म, हेड ट्रॉमा, बेरी एन्यूरिज्म। पैथोफिजियोलॉजी देखो, एन्यूरिज्म डेवलप हुआ, इट टिपिकली फॉर्म्स नेक एंड डोम। ये नेक एंड डोम समझ लो, ऐसा कुछ दिखता है। ये एक गले की तरह है और डोम बन जा रहा है, ठीक है। ये नेक है और ये डोम बन रहा है, ठीक है ना। एन्यूरिज्म डेवलप किया और नेक एंड डोम बना लिया। एन्यूरिज्म साइज एंड साइट आर इंपॉर्टेंट इन प्रिडिक्टिंग रिस्क ऑफ रप्चर। एन्यूरिज्म का क्या साइज है, अगर बड़ा साइज हो उसका रिस्क ऑफ रप्चर ज़्यादा होगा। साइट उसका अगर खतरनाक लोकेशन पे लोकेट होगा तो ज़्यादा रिस्क ऑफ रप्चर होगा, ऑब्वियसली। मोर देन 7 mm इन डायमीटर, अगर 7 mm से ज़्यादा है, बेसिलर आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आर एट हाई रिस्क ऑफ ग्रेट रप्चर, ठीक है। अगर 7 mm से ज़्यादा है तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, देखो ये बेसिकली कहाँ होता है, सर्कल ऑफ विलिस अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे याद कर लेना कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कि कन्वेयर करती है, ठीक है ना, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कम्युनिकेट करती है ना। तो वो क्या होता है, अगर 7 mm से ज़्यादा का बेरी एन्यूरिज्म हुआ तो वो ग्रेटर रिस्क ऑफ रप्चर पे हो जाता है, ठीक। प्रॉब्लम इन पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ये प्रॉब्लम कहाँ होता है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच का है, तो कहाँ भी सर्कुलेशन प्रॉब्लम होगा, पोस्टीरियर सर्कुलेशन प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। 40% क्या होता है, 40% एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में, 40% एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में होता है, 20% इसका मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में होता है। सबसे ज़्यादा लेकिन हाईएस्ट रिस्क कहाँ होता है, उसे सर्कुलेशन में। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, फिर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये याद रखना है इस चीज़ में। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि इसका पोस्टीरियर सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी होती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर कौन सी मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देखो सर्कल ऑफ विलिस जो है पीछे वाला जो एरिया है पूरा, समझ रहे हैं कहाँ सर्कल ऑफ विलिस का लोकेशन बेसिकली मिड ब्रेन से पीछे वाला, तो पीछे वाला एक हिस्सा का जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इसके बाद पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, फिर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, राइट। क्लिनिकल फीचर देखते हैं इसके। सडन सीवियर ऑनसेट ऑफ हेडेक नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अगर मान लो कि मरीज ऐसा हेडेक बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे इतना दर्द हुआ जैसे लगा मेरे को ज़िंदगी में इतना दर्द नहीं हुआ किसी चीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा उसको। सडन सीवियर ऑनसेट हेडेक नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, सडन और सीवियर है। इन द एब्सेंस ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का एब्सेंट रहेगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर प्रेजेंट हो गया तो स्ट्रोक सोचोगे, ठीक है। अभी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं आया है, और कम में 24 घंटे से कम में हुआ ट्रांजिएंट इश्यूमिक अटैक, याद होगा अगर, ठीक। फीवर यहाँ पे एब्सेंट रहेगा, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है तो एब्सेंट रहेगा। फीचर्स लाइक मेनिंजाइटिस बट विदाउट फीवर, मेनिंजाइटिस की तरह प्रेजेंटेशन होगा इस बंदे का, लेकिन फीवर नहीं होगा। एसोसिएटेड विथ पैराड्रोमल सिम्टम्स ड्यू टू इलाज अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म, प्रोड्रोमल सिम्टम्स के साथ ये सिम्टम्स आएंगे इलाज ड्यू टू इलाज अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म। प्रोड्रोमल सिम्टम क्या क्या होंगे, थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो जाएगी, थर्ड क्रेनियल नर्व को कंप्रेस किया तो जंक्शन ऑफ PCA और ICA पे थर्ड क्रेनियल नर्व होता है तो वहाँ पे पाल्सी हो जाती है, ठीक। 6th क्रेनियल नर्व की पाल्सी, क्योंकि ये कैवर्नस साइनस पे होता है तो 6th क्रेनियल नर्व गया, 3, 6। ऑक्सीपिटल एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल पेन ड्यू टू इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर सर्वाइकल पेन मतलब गले में दर्द, ठीक है, पीछे गले में दर्द। पेन बिहाइंड द आई, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पेन बिहाइंड द आई हो जाएगा। क्या क्या होगा, 3, 6 का इन्वॉल्वमेंट, ऑक्सीपिटल एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल पेन और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी मतलब पेन बिहाइंड द आई, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी पेन, ठीक है, रेट्रोऑर्बिटल पेन। एन्यूरिज्म में अंडरगो स्मॉल रप्चर्स और लीक्स कॉल्ड सेंटिनल ब्लीड्स। जो यहाँ पे क्या होता है, जो एन्यूरिज्म होता है वो कुछ रप्चर कर सकता है, कुछ स्मॉल रप्चर्स कर सकता है और लीक कर सकता है, इसको क्या कहते हैं, सेंटिनल ब्लीड्स, राइट। सेंटिनल मतलब क्या, सेंटिनल लिम्फ नोड्स मतलब समझते होगी, जो पहला लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ,
लेकिन यहाँ पे सेंटिनल का दूसरा मतलब है, जो एन्यूरिज्म है वो छोटे छोटे ब्लीड कर सकता है, स्मॉल रप्चर कर सकता है, स्मॉल लीक कर सकता है, तो ये क्या कहेंगे, सेंटिनल ब्लीड्स कह देंगे। हिडन सेंटिनल। हंट है स्केल कुछ होता है, हंट है स्केल क्या होता है ये समझो। इसका मेमोनिक है हाँ HCMM से याद रखो इसको, सीधा ऐसे ही याद करो HCMM, ठीक है ना। तो क्या क्या देखते हैं हंट स्केल में, हेडेक देखते हैं, क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, मोटर डेफिसिट कितना हुआ, मेंटल स्टेटस कितना है इसका, सबएरेक्नॉइड हेमरेज बेसिकली, राइट, मेंटल स्टेटस है ये चौथा वाला, ठीक। ग्रेड 1 में देखेंगे सेंटिनल ब्लीड कहाँ कहाँ है, हेडेक तो प्रेजेंट रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यार हेमरेज है तो हेडेक होना ही चाहिए, हेडेक होगा ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, सडन सीवियर हेडेक जो कि बताया था, क्रेनियल नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है। ग्रेड 3 में क्या होगा, हेडेक तो होगा, क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, मोटर डेफिसिट भी होगा, मेंटल स्टेटस भी ऑल्टर थोड़ा बहुत रहेगा। ग्रेड 4 में क्या होगा, हेडेक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट, लेकिन मोटर डेफिसिट इस बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेंटल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ होगा। ग्रेड 5 में हेडेक गायब, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा, हेडेक गायब ग्रेड 5 में। ग्रेड 5 का हेमरेज है, गया बंदा हाथ से, अनकॉन्शियस। क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही, मोटर डेफिसिट भी प्रेजेंट रहेगा, और मेंटल स्टेटस गया, मेंटल स्टेटस मतलब कोमाटोज पेशेंट टाइप का रहेगा, इसीलिए उसको हेडेक भी नहीं महसूस होगा। समझ में आ रही है बात। HCCM क्या क्या, हेडेक, क्रेनियल नर्व, ठीक, MM क्या है, मोटर डेफिसिट और मेंटल स्टेटस। स्टेज 1 में हेडेक, स्टेज 2 में हेडेक प्लस क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्टेज 3 में हेडेक, क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट प्लस आपका ये मोटर डेफिसिट भी और मेंटल स्टेटस भी। और स्टेज 4 में हेडेक का इन्वॉल्वमेंट, क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट, और आपका जो है मोटर सिस्टम का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, और अल्टर मतलब कि मेंटल फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा कम होंगे। स्टेज 5 में हेडेक खत्म, क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा, मोटर डेफिसिट्स भी होंगे, लेकिन मेंटल स्टेटस जो है वो एकदम ना के बराबर, बहुत ज़्यादा गंदा, ठीक है ना, ख़राब मतलब। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ACH क्या होगा, रप्चर हो सकता है, ऑकर्स इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में उसका रप्चर हो गया, विद द पीक इन द फर्स्ट 7 डेज, पीक होगा फर्स्ट 7 डेज में। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद 60% मोर्टालिटी रेट। ये क्या होता है कि पहले महीने में इसका रप्चर हो गया 30% केसेस में, विद द पीक कब होगा, पहले 7 डेज में होगा। इट इज़ एसोसिएटेड विद 60% मोर्टालिटी रेट, ये 60% मोर्टालिटी रेट से एसोसिएटेड होगा। पहले महीने में होगा 30%, विद द पीक इन द फर्स्ट 7 डेज, पहले 7 डेज में होगा, पहले वीक में होगा, पहले मंथ में होगा 30% केसेस में। और ये किसके साथ एसोसिएट करता है, खाली 40% पेशेंट को बचा पाता है। अगर पहले वीक में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है, तो उसके बाद पहले मंथ में, जो कि 30% केसेस में है, और 60% मोर्टालिटी रेट है। री रप्चर जो कि हो सकता है। हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। एक्यूट मतलब स्टूपर कोमा कर सकता है ऑब्वियसली। सब एक्यूट में डेवलप और ओवर फ्यू डेज और वीक्स, सब एक्यूट में मतलब हाँ डेज और फ्यू वीक्स में होगा। क्रॉनिक में डेवलप्स इन वीक्स टू मंथ्स, क्रॉनिक में क्या होगा, ये वीक्स टू मंथ्स में डेवलप करेगा, धीरे धीरे डेवलप करता जा रहा है वीक्स टू मंथ्स में। क्रॉनिक में, सब एक्यूट में डेज टू वीक्स, एक्यूट में स्टूपर कोमा। वेजोस्पाज्म क्या है, वेजोस्पाज्म 3 से 7 दिन में होगा। मेजर कॉज ऑफ डिलेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेजोस्पाज्म हो गया बंदे को 3 से 7 दिनों में, तो डिलेड मॉर्बिडिटी और डेथ हो जाएगा। वेजोस्पाज्म इज लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, जो वेजोस्पाज्म है वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का लीडिंग कॉज है। ट्रीटमेंट कैसे देंगे इसका, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निमोडिपिन या वेजोडाइलेटर, जो कि वेजोडाइलेटर होता है। वेजोस्पाज्म में क्या होगा, लीडिंग कॉज होता है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का, और मेजर कॉज डिलेड मॉर्बिडिटी एंड डेथ। 3 से 7 दिन। मेजर कॉज क्या है, डिलेड मॉर्बिडिटी एंड डेथ। वेजोस्पाज्म लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी और मोर्टेलिटी का वेजोस्पाज्म जो है लीडिंग कॉज होता है। हाइपोनेट्रीमिया किस कारण से होगा, SAIDH के कारण से होगा। सीवियर सेरिब्रल एडीमा किस कारण से होगा, पेशेंट विद इंफाक्शन फ्रॉम वेजोस्पाज्म कैन इंक्रीज ICP एनफ टू डिक्रीज CPP, सेरिब्रल परफ्यूजन, ठीक है ना, सेरिब्रल प्रेशर परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है ना, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, राइट। अगर इन्फेक्शन हुआ फ्रॉम वेजोस्पाज्म तो ICP बढ़ाएगा तो मास इफेक्ट डालेगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम होगा, यही चीज़ है, ठीक है। सेरिब्रल एडीमा, पेशेंट में इन्फेक्शन फ्रॉम वेजोस्पाज्म में इंक्रीज द ICP, राइट। तो री रप्चर, हाइड्रोसेफेलस, वेजोस्पाज्म,
और हाइपोनेट्रीमिया और सीवियर सेरेब्रल एडिमा। अब देखो इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराओगे, एनसीसीटी करा दो। एनसीसीटी में क्या दिखेगा, बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है, ये इनिशियली सबसे बेस्ट टेस्ट होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा, सेंसिटिविटी इज 95%, ब्लड इज सीन इन सिल्वियन फिशर और डू नॉट यूज कॉन्ट्रास्ट व्हेन लुकिंग फॉर ब्लड। कॉन्ट्रास्ट मत डालना अगर तुम्हें ब्लड देखना हो। बेस्ट इनिशियल टेस्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, और सेंसिटिविटी इसकी जो है 95% होती है, और ब्लड कहाँ दिखेगा, सिल्वियन फिशर में दिखेगा। ठीक है, बेस्ट इनिशियल टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी कह सकते हो इसको। ठीक है ना, सेंसिटिविटी इज 95% केसेज में सेंसिटिव होता है, मतलब बता देगा। और डू नॉट यूज कॉन्ट्रास्ट और लुकिंग फॉर ब्लड, अगर तुम्हें कॉन्ट्रास्ट मत देखना कि हाँ ब्लड अगर देख रहा हो तो कॉन्ट्रास्ट मत देखना। सीएसएफ एग्जामिनेशन क्या करेगा, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है यहाँ पे। हॉलमार्क ब्लड इन सीएसएफ, ब्लड इन सीएसएफ दिखेगा। हॉलमार्क होता है यहाँ पे सब एरिकनॉइड हेमरेज का। हमेशा याद रखना कि सब एरिकनॉइड हेमरेज में तुम्हें क्या दिखेगा, सीएसएफ ब्लड, क्योंकि सीएसएफ इन ब्लड, क्योंकि सीएसएफ जो है सब एरिकनॉइड हेमरेज, सब एरिकनॉइड स्पेस से डिरेट करता है, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। याद रखना इस चीज़ को, ब्लड इन सीएसएफ। ज़ैंथोक्रोमिक सीएसएफ क्या होता है, येलो कलर इन सिक्स। अगर तुम एलपी नीडल पंक्चर करते हो ना यार, लंबो जो भी करते हो L4 L5 में, नहीं तो उसमें क्या होता है, तुम्हें ज़ैंथोक्रोमिक वो दिखेगा सीएसएफ, मतलब कि थोड़ा सा येलोइश दिखेगा, गिव्स येलो कलर 6 to 12 आवर्स में। ट्रिपल वाटर टेस्ट, ब्लड इन 3 वाइल्स, ट्रॉमेटिक और SAH डिफरेंशिएशन। अब मान लो कि अगर 3 वाइल लेते हो ना, अगर ट्रॉमेटिक होगा तो मतलब कि ट्रॉमेटिक में लेस, और इसमें SADH में सेम रहेगा। ट्रॉमेटिक में धीरे धीरे कम होता जाएगा येलोइश कलर, लेकिन SAH के केस में वो कांस्टेंट उतना बना रहेगा। इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो ट्रिपल बॉटल टेस्ट, 3 वाइल टेस्ट में, और ये याद होगा, ज़ैंथोक्रोमिक CSF या ट्रिपल बॉटल टेस्ट, राइट। MR एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, फॉर अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म टू नो साइड ऑफ रप्चर। तो अब कोई भी बंदे को अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म है तो हम लोग क्या इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, टू नो द साइट ऑफ रप्चर, MR एंजियोग्राफी में। ठीक है ना, अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म के केसेस में। CT एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ECG में एक खास बात होता है, यहाँ पे प्रोमिनेंट इन्वर्टेड T वेव होता है सब एरिकनॉइड हेमरेज के कारण में, और एस्टिटिस सेगमेंट का डिप्रेशन देखते हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा याद रखना कि प्रोमिनेंट T वेव का इन्वर्जन होता है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ट्रीटमेंट क्या होगा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ट्रिपल H थेरेपी होता है, हाइपरटेंशन के लिए करेंगे। देखो क्लोज वॉच किसी लिए करेंगे, हाइपोवेलीमिया, हीमोडाइल्यूशन और हाइपरटेंशन के लिए। हीमोडाइल्यूशन क्यों हुआ भाई, कि हेमरेज है यार, ऑब्वियसली RBC कम होगा तो हीमोडाइल्यूट कर सकता है बंदा। ठीक है, हाइपोवोलीमिया हो सकता है बंदे को कि हाँ भाई उसका ब्लड का लॉस है तो हाइपोवोलीमिया हो सकता है। हाइपरटेंशन के लिए भी मॉनिटर करना है, क्लीप क्लोज वॉच, इसके लिए तीनों के लिए क्लोज वॉच रखो। डन सेरेब्रल वेसोस्पाज्म ओपन्स दिस। ठीक, फेनिटोइन दे सकते हो, एक्यूट हाइड्रोसेफेलस बाय वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, एक्यूट हाइड्रोसेफेलस है वेंट्रिकुलर ड्रेनेज कर दो, वेंट्रिकुलोस्टोमी। ठीक है ना, क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस में वेंट्रिकुलर शंटिंग, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग कर दो। क्रोनिक हाइड्रोसेफेलस है बंदे को, वेंट्रिकुलर ड्रेनेज कर दो यार भाई, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंटिंग कर, कोई शंट डाल दो यार ऑब्वियसली। ये एक होता है पोर्टल वेन के केसेस में टिप्स, ट्रांसजुगुलर फोटोसिस्टमिक शंट्स। ठीक है ना, ट्रांस IGV फोटोसिस्टमिक शंट्स। सर्जरी क्या कर सकते हैं, क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म या इंडोवेस्कुलर कॉइलिंग, या बांध दो, मतलब क्या करो, क्लिप कर दो एन्यूरिज्म को, या इंडोवेस्कुलर कॉइलिंग कर दो। इंडोवेस्कुलर मतलब इंडोवेस्कुलर जाके उसको बांध दो। ठीक है, इंडोवेस्कुलर कॉइलिंग कर दो। तो ये रही बात कुछ आपके सब एरिकनॉइड हेमरेज की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।